सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आप कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कहानी बहुत अच्छे से सुनाते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों की डिमांड पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और मेरे स्टूडेंट तो मेरे भगवान भी हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं, तो उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं कभी फ्री होता हूँ तो जो वो लोग भी फ्री होते हैं, तो मैं कभी ना कोई कहानी सुनाता हूँ, ताकि उनका मनोरंजन और इंटरेस्ट आने जाने में, मेरे पास आने में बना रहे। तो कुछ दिनों से छुट्टियां चल रही थी, तो इस बारे में चर्चा नहीं हो पा रही थी, और बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं तो बच्चे रूबरू नहीं हो पा रहे। तो मैंने सोचा यूट्यूब के ज़रिए बच्चों को एक कहानी सुना दी जाए। और कहानी एक ऐसी कहानी, आपने थंबनेल इसका देख ही लिया होगा, कि इतिहास में एक ऐसी दर्दनाक कहानी ना आपने कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। यकीन मानिए, दुनिया में एक ऐसा इतिहास गढ़ा गया, एक ऐसी मौत की सज़ा दी गई जो आज तक इतिहास में कभी दी नहीं गई हो। पूरी दुनिया में भी ऐसी कभी मौत की सज़ा नहीं दी गई हो कि एक व्यक्ति को 100 बार फांसी की सज़ा दी जाए और 100 उसके टुकड़े किए जाएँ और 100 बार उसे तेजाब में जलाया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कहानी एक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान में लाहौर में एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने 100 बच्चों को मारा है। तो पुलिस वाला कहता है कि भाई, तेरा दिमाग ख़राब है, या तू पागल है, या तू नशेड़ी है, चला जा यहाँ से, मेरा मूड वैसे ही ख़राब है, नहीं तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा। ऐसा पुलिस वाला बोलता है। तो व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मुझे अंदर कर दो, मैं अंदर होने के लिए ही आया हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए। अभी तो काउंटिंग 100 की है, मैं 500 बच्चे भी मार सकता था, और आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलें, आप मेरे घर पे चलें, और मैं सबूत के साथ आपके बाद मिलूँगा। तो पुलिस वाला उसे हंस के डांट के भगा देता है। तो वहाँ से वो व्यक्ति चला जाता है। हादसे के एक हफ्ते बाद वहाँ का जो लाहौर का जो एक जनरल न्यूज़पेपर, जो कि जंग न्यूज़पेपर, जैसे कि अपने यहाँ पे दैनिक न्यूज़पेपर चलता है, ऐसे ही लाहौर में एक जंग न्यूज़पेपर चलता था। तो वहाँ के ऑफिस में एक एडिटर के पास एक संदिग्ध हालत में एक लेटर पहुँचता है, और सेम लेटर पुलिस वालों के पास भी जाता है। तो उस लेटर को जैसे ही वो एडिटर ओपन करता है, खोलता है, उसे पढ़ता है, तो उसमें लिखा था कि मैंने 100 बच्चों को मारा है, और सेम लेटर मैंने पुलिस वालों को भेजा है। आज से कुछ दिन पहले मैं पुलिस वालों के पास भी गया था सरेंडर करने, पर पुलिस वालों ने मुझे धक्के मार के, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे बाहर निकाल दिया। और मैंने 100 बच्चों को मारा है, इसका मेरे पास प्रूफ भी है, और मैंने वो अपने घर पे रखा हुआ है। आप जाएंगे तो आपको एक ड्रम मिलेगा, उसके अंदर बच्चों के कंकाल हैं, 5 बच्चों के मैंने कंकाल छोड़े हुए हैं, और कुछ आपको दस्तावेज मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये सब कुछ उसमें एड्रेस भी लिखा होता है। तो ये सारी कहानी उसने उस लेटर के जरिए एडिटर के पास पहुंचाई होती है उस व्यक्ति ने। तो एडिटर भी थोड़ा शॉक्ड होता है, देखता है उस लेटर को, और अपने एक जनरल जो वहाँ के जो रिपोर्टर होते हैं, जाहिर सी बात है कि क्राइम है तो क्राइम रिपोर्टर ही होगा, तो क्राइम रिपोर्टर को उस पते पे, तय पते पे भेजता है। तो उस पते पे जाने के बाद, जो कि उसका एड्रेस था करीबन शाबदाब करके कुछ लाहौर में, जहाँ उसका घर था, वहाँ वो एडिट का जो रिपोर्टर है वहाँ पहुँचता है, अंदर एंटर होता है। जैसे ही अंदर एंटर होता है तो उसे एक दीवार पे खून नज़र आता है। तो खून जैसे ही नज़र आता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं हवा ख़राब होती है। तो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3 थैले मिलते हैं। पहला थैला खोलता है तो उसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। जब दूसरा थैला खोलता है तो उसमें कुछ जूते होते हैं बच्चों के। जब वो तीसरा थैला खोलता है तो उसमें एक डायरी होती है, और उसमें डायरी में कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी होते हैं, जो बच्चे उसने मारे थे या जो भी। तो जैसे ही वो सब कुछ देखने के बाद, जो उसमें लेटर में पढ़ा होता है उसने, तो वो बातें उसे बिल्कुल सच लगती हैं। तो घबराता हुआ, डरता हुआ फुर्ती से बाहर आता है। तो जैसे ही बाहर आता है तो उसे एक ड्रम मिलता है। जैसे ही उसे ड्रम मिलता है तो ड्रम में एक
अलग प्रकार की गंध आ रही थी। तो ड्रम के पास जाता है, ड्रम खोलता है। जैसे ही वो ड्रम खोलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और पीछे दीवार पे लग के गिर जाता है। और फिर खड़ा होता है, उसे गौर से देखता है, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर था, उसे हर चीज़ का ज्ञान था। तो वो समझ जाता है कि इसमें कंकाल रखे हुए हैं। जो बच्चों को उसने काटा मारा, उसके बाद उसमें ड्रम में डाला हुआ था। तो वो पूरी कहानी समझ जाता है। वो बदहवास वहाँ से भागता है और भाग के अपने रिपोर्टर के पास आता है, जो वहाँ का एडिटर होता है जंग न्यूज़पेपर। ऑफिस में आके एडिटर के पास पहुँचता है और एडिटर को पूरी कहानी बताता है कि सर, जो लेटर में लिखा है वो बिल्कुल सच है, और मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी वहाँ के क्लिक करके लेके आया हूँ, और ये सारा सबूत के तौर पे आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो एडिटर उन सबको देखता है, और एडिटर अगले ही दिन न्यूज़पेपर में उसके दिए हुए लेटर को, और वहाँ से जो रिपोर्टर जो सबूत इकट्ठे करके आता है, तो उन दोनों को न्यूज़पेपर में अगले ही दिन जंग न्यूज़पेपर पे छाप देता है। जैसे ही वो खबर छपती है, पूरे लाहौर में, यानी कि पूरे पाकिस्तान में हड़दम मच जाता है। पुलिस की नारेबाजी होने लगती है, लोग बाहर निकले आते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। और इसी दौरान वो पुलिस वालों को भी बताता है, जो एडिटर होता है, कि जो आपके पास लेटर आया था, जिस व्यक्ति ने ये लेटर भेजा है आपके पास, बिल्कुल सच है। हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोगों ने वहाँ पे सर्च किया और वहाँ पे हमें ये चीज़ें मिली, जो कि आप लोगों ने वो काम नहीं किया। आदमी आपके पास आया था, जिसने क्राइम किया था, वो व्यक्ति आपके पास आया था, सिलेंडर किया था, पर आप लोगों ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, उसे मजाक समझ के आप लोगों ने भगा दिया। तो यहाँ पुलिस वाले भी हैरान होते हैं, शॉक्ड होते हैं, और तुरंत की तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है। बड़े अफसर, जो वहाँ के उनके आला अफसर होते हैं, सब के सब खड़े हुए, सबकी मीटिंग हुई और एक टीम का गठन किया जाता है, और लेटर में दी हुई सारी बातें को फॉलो किया जाता है। वहाँ पहुँचते हैं और उसके घर की पूरी तलाशी करते हैं, पूरे घर को अपने कब्जे में लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में उसने ये लिखा था कि मैं रावी नदी में जाके अपनी जान देने जा रहा हूँ। तो फिर पुलिस रावी नदी पे भी जाती है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति डूबने जाता है तो कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ के आता है कि मैं यहाँ से कूदने वाला हूँ। तो पुलिस पूरी रावी नदी को गोताखोरों के जरिए खदोड़ डालती है, पर वो व्यक्ति कहीं नहीं मिलता उन्हें। और जहाँ लगातार टीवी में, न्यूज़पेपरों में खबर छप रही थी, जब ये लेटर इनके पास आया था, वो तारीख थी दिसंबर 1999। करीबन 5 या 6 तारीख को ये लेटर दिसंबर की पहली वीक में आया था। करीबन 25 दिन बीत जाते हैं, सर्चिंग जारी है, पुलिस ढूंढ रही है, पर वो व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। आखिरकार एक शख्स जंग ऑफिस के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो अंदर एंटर होता है, रिसेप्शन पे मैडम से पूछता है कि एडिटर मुझे कहाँ मिलेंगे। तो मैडम बताती है उसे, आपको वहाँ बैठे मिलेंगे। तो वो एडिटर के पास जाता है, ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है, अंदर एंटर होता है, सामने एडिटर बैठा होता है। तो जैसे ही अंदर एंटर होता है, एडिटर से हाथ मिलाता है, तो एडिटर को अपना नाम बताता है। एडिटर को अपना नाम मोहम्मद इकबाल बताता है। मैं इकबाल ही बोलूँगा, कोई पूरा नाम मेरे को अभी नहीं आ पाएगा। तो इकबाल अपना नाम बताता है। तो जैसे ही वो अपना नाम बताता है, तो एडिटर तुरंत की तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब एडिटर ने उसके पास जो लेटर आया था तो वो पढ़ा था, उसमें उसका नाम भी मेंशन था। तो वो अपना नाम इकबाल बताता है और बताता है कि आज से 25 दिन पहले जो आपके पास लेटर आया था, वो मैंने ही आपके पास भेजा था। तो जाहिर सी बात है कि एडिटर का भी बुरा हाल, कि भाई ये सामने वो व्यक्ति है जिससे मैं हाथ मिला रहा हूँ, जिसने 100 बच्चों का खून किया है, और जिसकी लगातार न्यूज़ और जिसकी लगातार टेलीविज़न पे, टीवी पे खबर छप रही है। पुलिस हबड़ा दर्जी में उसे ढूंढने में लगी हुई है, टीमें लगी हुई हैं। बताते हैं कि अगर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन अगर किसी का चलाया गया है, किसी व्यक्ति को, किसी को ढूंढने के लिए, तो इस व्यक्ति के लिए लगाया था, इकबाल के लिए। इकबाल उन्हें कहीं भी मिला, और इकबाल गया तो सीधा सीधा एडिएटर के ऑफिस में सिलेंडर किया उसने। जैसे एडिएटर उसका नाम सुनता है और तुरंत की तुरंत खड़ा होता है, हैरान हो जाता है एडिएटर, और कुछ बोल नहीं पाता। तभी इकबाल बोलता है कि मैंने ही 100 बच्चों का खून किया है, जिसकी आप खबर छाप रहे हैं वो मैं ही व्यक्ति हूँ। और तो और, आप मेरे लिए एक रिपोर्टर का इंतजाम करें, मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ।
और मैं सारी कहानी आप लोगों के सामने आपके रूबरू करना चाहता हूँ कि मैंने क्यों 100 बच्चों को मारा और किस तरीके से मारा। मैं सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जब भी मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो तो मुझे पुलिस के हवाले ना किया जाए, मुझे आर्मी के हवाले किया जाए। मैं पुलिस पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं जब ये सब कुछ हुआ था मैं पुलिस वालों के पास भी गया था, पुलिस वालों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। तो उसका ये कहना एडिटर सुनता है और उसकी की गई बात पे अमल करता है और तुरंत की तुरंत इंटरव्यू की पूरी पूरी व्यवस्था की जाती है और रिपोर्टर बुलाया जाता है और इंटरव्यू चालू हो जाता है। और यहाँ एडिटर अपने नज़दीकी आर्मी ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि इस तरीके से जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पाकिस्तान की पुलिस परेशान हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार खबरें छप रही हैं, तो वो व्यक्ति हमारे पास है, आप आइए, इसे यहाँ से गिरफ्तार कीजिए। और अभी ये इस वक्त इंटरव्यू दे रहा है। तो पूरी की पूरी आर्मी के जो जितने भी व्यक्ति थे, करीबन बताते हैं कि 20 से 25 अफसर जो उनके बड़े अधिकारी जो वहाँ के थे, तो वो आते हैं और जंग ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और अंदर एंटर होते हैं। फिर उसके बाद एडिएटर से मिलते हैं और एडिएटर बताता है कि यही है वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया। तो जैसे इंटरव्यू ख़त्म होता है और आर्मी ऑफिसर उसे अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं, गिरफ्तार करके अपने पास लेके आते हैं। कुछ पूछताछ के बाद वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को वो बताता है कि हाँ, जो आप लोगों को मैंने बताया, जो जंग ऑफिस में मैंने न्यूज़पेपर में जो एडिटर है उसके सामने जो मैंने बताया, जो अपना इंटरव्यू दिया, वो बिल्कुल सच है। इंटरव्यू कुछ इस प्रकार था कि उसने जो अपनी कहानी सुनाई, वो कहानी ये थी कि एक लड़का जो अच्छे परिवार से, अमीर घराना से, जिसकी करीबन कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज से हुई हो, फिर 17 साल की उम्र में अचानक उसके ऊपर एक केस होता है। उसका पड़ोसी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है कि उसके बच्चे को उसने टॉर्चर किया और कुछ गलत हरकत की। जिस प्रकार उसके ऊपर एक छोटा सा मुकदमा दर्ज कर देते हैं और पुलिस उसे आती है, उठाती है और ले जाती है। और इस दौरान वो पुलिस से बोलता भी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई गलत हरकत नहीं किया, पड़ोसी मेरा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। पर पुलिस उसकी नहीं सुनती, उसे पकड़ के थाने ले जाती है और खूब मारती है और खूब टॉर्चर भी करती है। इस दौरान उसकी माँ जो है उससे बहुत प्यार करती थी और माँ उससे हमेशा उससे मिलने आती थी थाने में, जहाँ भी जिस जगह पुलिस स्टेशन में था। तो समय बीतता है, उसे फिर जेल भेज दिया जाता है। फिर उसकी माँ जेल में भी आती थी, उसे जेल में भी मिलती थी और रोती भी थी। बताता है कि जब माँ रोती थी तो मुझे बड़ा अफसोस होता था अपने किए पे भी और अपनी गलती पे भी। पर फिर मैंने सोच के रखा था और मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं माँ के आंसू नहीं आने दूंगा, कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता है। इस दौरान उसकी माँ की डेथ हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है, या इस गम से मान लीजिए या किसी और कारण से उसकी माँ मर जाती है। तो इस गम से वो पूरा का पूरा टूट जाता है और बाहर निकलने का ज़रिया ढूंढता है और समय ढूंढता है कि मैं कब बाहर निकलूँ और कब मैं ये सब कुछ करूँ। अंदर ही अंदर जब उसे पता लगता है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, तो वो उस दिन एक कसम खाता है कि मैं पाकिस्तान की 100 माँओं को रुलाऊंगा। जाहिर सी बात है, जब 100 माँओं को रुलाना है तो यानी कि उनके 100 बच्चों का कत्ल करना होगा, यानी कि उसे 100 बच्चों का कत्ल करना होगा तभी 100 माँओं को रुला पाएगा। तो ये उसने अपने जहन में एक कसम अपने अंदर रखी थी। जैसे ही वो बाहर आता है कुछ समय सज़ा काटने के बाद, तो वो लाहौर की गलियों में घूमता है कुछ समय तक। और जहर सी बात है कि वो पैसे वाला था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, और माँ बाप उसके बिजनेसमैन थे, तो खुद भी बिजनेस लाता था। तो लाहौर की गलियों में घूमने के बाद उसे वीडियो गेम का ध्यान आता है, क्योंकि वीडियो गेम बच्चे बहुत खेलते हैं। और 1996 में और 1997 में वीडियो गेम का बहुत चलन था, अपने इंडिया में भी देखें तो बहुत ज़्यादा चलन था उस टाइम। तो 1996 में वो अपनी एक वीडियो गेम की शॉप खोलता है और वीडियो गेम की शॉप खोलने के दौरान वहाँ पे बच्चे ही आते हैं, जाहिर सी बात है, और माँओं को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्यार होता है। तो वहाँ भी कभी बच्चों को रोकती टोकती नहीं थी कि हाँ भाई जाओ, गेम खेलने जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और टीवी का भी काफ़ी चलन था और उस टाइम गेम भी आ गया था बीच में, तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट होता था कि हाँ भाई गेम
टीवी के साथ साथ गेम भी उन्हें मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें थी। तो इस दौरान उसने अपनी शॉप में बच्चों को आना जाना चालू करवा दिया और गेम अच्छा चल रहा था उसका। तो समय जैसे जैसे बीतता गया, तो ये एक दिन ये कभी कभी ये भी करता था कि अपने जो गेम की जो दर है वो उसे कम कर देता था, यानी कि उसके गेम के रेट भी कम कर देता था कि बच्चे और आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते थे, खुश हो के बच्चे ज़्यादा आते थे, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा खेलने का टाइम मिल रहा है, तो इसलिए बच्चे भी ज़्यादा आते थे। और इस दौरान ये किसी बच्चे को छूता नहीं था, और गेम का सिलसिला जो चलता रहा, पर इस दौरान ये अपना एक गेम भी खेलता था कि ये क्या करता था कि एक 100 का नोट ज़मीन पे फेंकता था और दूर बैठकर उस 100 के नोट को देखता रहता था, उस पर निगरानी करता था कि कौन सा बच्चा इसे उठाएगा। और जाहिर सी बात है, कोई बच्चा उसे जैसे 100 का नोट मिलेगा उठाएगा तो जेब में ही डालेगा और किसी को बताएगा नहीं। तो ये इसी ताक में था कि कोई बच्चा इस नोट को उठाए और जेब में रखे तो मैं उसे पकड़ूं और उसके साथ कोई कुछ गलत हरकत करूं। तो जैसे ही चलता था, बिल्कुल उसका जो गेम था वो बिल्कुल सही चलता था, और बच्चे पैसा उठाते थे और अपनी जेब में रखते थे, और जैसे जेब में रखते थे फिर वो आ जाता था और कहता था कि मेरा 100 का नोट नीचे गिर गया था, मुझे पता नहीं है, और किसी ने उठाया तो मुझे बता दो। और जाहिर सी बात है, कोई नहीं बताएगा, चोरी किसकी पकड़ी आया तो वो बताता नहीं है। तो इसे ये बोलता था कि मुझे आप लोगों की सर्चिंग करना है, मतलब आप लोगों की चेकिंग करना है, अगर मेरा 100 का नोट जिसके पास निकला है मैं उसे मारूंगा। तो ये क्या करता था, जिसके पास इसे पता था कि हाँ इस बच्चे के पास 100 का नोट है, तो उसे पकड़ता था। और शॉप के पीछे उसने एक कमरा बना रखा था, अंदर ही एक कमरा था, तो वहाँ ले जाता था। तो वहाँ उस बच्चे के साथ कोई गलत हरकत और जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का जो भी उसका चलता था, जो भी कुछ था, तो वो करता था। और उसके बाद वो बच्चे को 100 का नोट दे देता था कि ताकि किसी को कुछ बताए नहीं। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चला उसका। फिर उसे लगा कि हाँ भाई, मैं कसम से कहीं ना कहीं मैं चूक रहा हूँ और मैं अपनी कसम को पूरा नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे लाहौर में एक, जहाँ पे उसने शॉप खोली थी, एक पॉश एरिया था, अच्छे घरों के बच्चे आते थे, पढ़े लिखे लोग और अमीर घराओं के लोग, कि मैं यहाँ पर अगर किसी का कत्ल करता हूँ, किसी एक बच्चे को मारता हूँ, तो मैं जल्दी पकड़ा जाऊँगा, मैं अपनी कसम भी पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो ये इसके दिमाग में था। तो इसने क्या किया कि वो शॉप बंद कर दी। इसके बाद इसने इक्विवलेंट की एक शॉप खोली, जो कि मछली वाले होते हैं, जो जिसमें अपन रंगीन मछलियाँ होती हैं, जो रंगीन मछलियों को दिखाते हैं, ऐसा एक वहाँ पे चलता है। तो एक वे शॉप खोली। तो बच्चे रंगीन मछलियाँ देखने के काफ़ी शौकीन होते हैं, तो हम भी अपने घरों में टब रखते हैं, उसमें रंगीन मछलियाँ लाने के शौक होता है हमें भी। तो बहुत से लोग बड़े बड़े, आप जाओगे ऑफिसों में देखोगे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ उनके एक टब में होती हैं, तो हमें अच्छा लगता है देखने की, हाँ भाई अच्छी चीज़ है। तो एक इसने इसकी शॉप खोली। जैसे इसने उसकी शॉप खोली तो काफ़ी बच्चे उधर भी आना चालू हो गए, और गरीब घरों के बच्चे भी आते थे देखने के लिए कि हाँ भाई रंगीन मछलियाँ देखने का मौका मिल रहा है ना, केकड़े और कछुए वगैरह छोटे मोटे, तो नए नए प्रजाति के। तो इस दौरान इसने भी वो अपना गेम, जो पैसे फेंकने वाला, 100 का नोट फेंकना, फिर उसके बाद बच्चे उठाते थे और फिर उन बच्चों को फिर टॉर्चर करता था अपने तरीके, अपने स्तर पे जो भी करता था। तो ऐसे ही एक दो बच्चों के साथ उसने ऐसे किया। और उस दौरान उसने भी उस शॉप के पास में अपना एक हाउस ले रखा था छोटा सा, जहाँ पे लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि जो एडिएटर का एक रिपोर्टर गया था और उसने वो जगह का मुआयना किया, तो जिसमें उसे 3 थैलियाँ और एक ड्रम मिला था जिसमें कुछ लाशें थी। तो वो घर में वो ले जाता था बच्चों को, और सामने बैठाकर एक डायरी रखता था। जैसा कि आपको मैंने बताया, तीसरे थैले में एक डायरी मिली थी, एक फ़ोटो भी मिला था। तो डायरी में उनके नाम, उनकी उम्र, उनका पता, ये तीनों चीज़ें मेंशन करता था, और एक सीरियल नंबर ज़रूर डालता था, ताकि उसके 100 तक सीरियल नंबर हो जाए तो वो इस सिलसिले को बंद कर दे। तो सीरियल नंबर डालता, फिर उसके बाद चेन से उसका गला घोटता। गला घोटने के बाद बच्चे का दम टूट जाता, मर जाता। तो उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करता। टुकड़े करने के उपरांत वे सारे टुकड़ों को तेजाब वाले ड्रम में डाल देता, जब तक वो हड्डियाँ गल ना जाएं। जब पूरी हड्डियाँ जल जाती नहीं, गल जाती नहीं, कुछ अंग जो होते हैं हमारे हड्डी के वो नहीं गल पाते, तो उन्हें निकाल कर ये रावी नदी में बहा देता था, जहाँ पे वो मरने जा रहा था। रावी नदी में ये बहाता था। ये सिलसिला इसने एक या दो बच्चों के साथ किया, पर वहाँ भी इसका कुछ जमा नहीं। तो वहाँ भी इसने जल्दी से उस शॉप को बंद कर दिया, क्योंकि पकड़ने का इसको भी डर लग रहा था। तो इसने अपनी उस शॉप को बंद कर दिया। जैसे उसने शॉप को बंद किया, तो इसने फिर देखा कि अब मैं अपनी कसम को कैसे पूरा करूं। तो फिर इसने लाहौर की सड़कों पे घूमना चालू कर दिया।
लाहौर की सड़कों में जैसे घूमना चालू किया, जैसे गरीब घरों के बच्चे होते थे जो वहाँ लेटे हुए हैं, और कोई बाहर से जैसे लोग आते हैं, जैसे हमने तमाम लोग देखे हैं, जैसे दिल्ली में अपन जाते हैं तो कई जगह अपने प्लेटफॉर्म पे भी लोग लेटे होते हैं, तो उनकी पहचान ये करता था कि कोई बच्चा बैग लेके लेटा है, तो यानी कि अपन समझ सकते हैं कि हाँ ये अपने बाहर सिटी से ही आया है, यानी कि कहीं दूर से आया है, तो जहाँ कोई ना कोई काम से या पढ़ाई के बेस पे आया है। तो ये उन लोगों को अपना शिकार बनाता था, गरीब घरों के बच्चों को जो वहाँ पे रोडों पे लेटते थे, और जो बाहर से सिटी से बाहर से आते थे उन लोगों को, इन दोनों को उठाता और घर ले जाता, सामने बिठा के इनका नाम पूछता, इनकी उम्र पूछता, और इनका पता पूछता, और इनने जो कपड़े पहने उसका कलर भी ये आगे मेंशन कर देता था, और सीरियल नंबर डालकर उनका गला घोट देता था। इस दौरान जो अकेला नहीं था, इसके साथ एक 3 दोस्त भी इसके साथ देते थे, जो बच्चों को लाना और उनकी लाश को ठिकाने में लगाने में। वो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो गला घोटने के बाद उसके टुकड़े करता और फिर ड्रम में डालता, ड्रम से उसके टुकड़े निकाल कर कुछ बच जाते तो वो रावी नदी में बहाता। ये सब कुछ चलता रहा सिलसिला। तो ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। तो लास्ट जब इसके पूरे कंप्लीट हो गए, जब इसने अपने 100 बच्चे पूरे मार दिए इसने, और लास्ट में उसने जब अपना सीरियल नंबर देखा कि हाँ जी 99 ख़त्म हो गया, जो 100 वाला चल गया, तो उसके बाद वो जाता है, जो मैंने आपको बताया पहले, पुलिस स्टेशन वाले के पास, एक पुलिस वाले के पास जाके अपना जुर्म कबूल करता है कि मैंने ही वो 100 बच्चों को मारा है, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पर पुलिस वाला उसको उसकी हालत को देख कर उसे भगा देता है कि कहीं पागल वागल है, तो इसलिए उसे भगा देता है। तो वो गौर नहीं करता, और फिर फाइनली वो एक हफ्ते बाद लेटर लिखता है, और एक यंग ऑफिस पे भेजता है एडिटर के पास, और एक पुलिस में भेजता है ऑफिसर के पास। तो वहाँ से ये सिलसिला चालू होता है। तो इस दौरान सारी चीज़ें होती हैं, फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है, तो ये सारी चीज़ें वो बताता है कि मैंने इस तरीके से इन बच्चों को मारा। तो ये थी कहानी इसकी। और उसके बाद फिर मीडिया ट्रायल चालू होती है उसके ऊपर, और जज भी, सब लोग, इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और जो जेल में इसे रखा जाता है, लथपथ जेल, जो कि हमारे भारतीय जासूसों को वहाँ पे रखा गया, और भारतीय फौजियों को वहाँ पे रखा गया, बहुत टॉर्चर करते हैं, आप लोग समझते ही हैं। और सरबजीत सिंह की भी मृत्यु वहीं हुई थी, जो लखपत जेल, जहाँ मैं आपका इसका नाम बता रहा हूँ, जहाँ इसे रखा गया था, लखपत जेल। तो इस दौरान जब भी इसके ऊपर ट्रायल चालू होती, जो भी मुकदमा, जो जज वहाँ पे थे उस टाइम, उन जज का नाम था अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श उस, जो वहाँ पे जो इनके जो जज थे, जो इस मुकदमे का पूरा कारोबार संभाल रहे थे, तो जब भी उस मुकदमे की सुनवाई होती और रोज़ उस तरीक़ों को देखते कि हाँ ये किस तरीके से मारता है, किस तरीके से बच्चों को गला दबाता है, उसके बाद उसके टुकड़े करता है, तो रोज़ एक शख्स देखी जाती थी उनके माथे पे कि हाँ भाई ये बहुत टेंस होकर इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं वो। तो आखिरकार जज अपना फैसला सुनाते हैं। जैसे ही जज अपना फैसला सुनाते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो सज़ा है, जिस तरीके से तुमने ये मारा है बच्चों को, तुम्हारी जो सज़ा है तुम्हें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, और हम तो फिर भी बहुत छोटे इंसान हैं, पर हम तुम्हें सज़ा ऐसी देंगे कि इतिहास में, पाकिस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में कभी ऐसी ना दी गई हो, कि तुम्हें 100 बार फांसी दी जाए, यानी कि 99 बार चढ़ाने के बाद भी उतार के फिर उसे 100 बार दी जाए, यानी कि 100 बार तुम्हें फांसी दी जाए, और तुम्हारे 100 टुकड़े किए जाएँ, उन 100 के 100 टुकड़ों को तेजाब में जलते हुए ड्रम में डाला जाए, फिर उसके बाद तुम्हारी लाश, जितने भी कंकाल बचेंगे, उन्हें रावी नदी में बहा दिया जाए। जैसे ही ये जज का फैसला सुना, हालांकि जज का फैसला भाई मानना तो पड़ेगा, तो मीडिया में और अखबारों में, यहाँ तक कि ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका तक भी ये खबर पहुँची, तो उधर भी हड़कंप मच गया, भाई ये क्या चल रहा है भाई, पाकिस्तान में ऐसी सज़ा। ये तो बीबीसी और ह्यूमन राइट्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये तो उनके खिलाफ है। तो उनने कहा कि ये क्या भाई, ये तो जंगल राज है पाकिस्तान में, ऐसा कौन किसको सज़ा देता है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है,
वो बीच में आई और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की कि ये जो जज ने फैसला सुनाया है एक जज्बात होकर मैं सुना है, जज्बाती होकर सुना है, और ऐसी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। सज़ा एक आम तौर पे दी जाएगी जैसे आम कैदियों को दी जाती है, आम एक क्राइम वाले को दी जाती है, कातिल को दी जाती है, कि बस इसे फांसी दी जाएगी और फांसी के बाद इसका अंतिम संस्कार जो यहाँ दफनाया जाता है लोगों में, तो दफनाया जाएगा, बस दैट्स इट। तो इसको फांसी देनी थी 10 अक्टूबर 2001 को। 10 अक्टूबर 2001 को इसको फांसी देनी थी। बताया जाता है कि इसे जब जेल में ले जाया गया तो वहाँ के जो कैदी थे, जो पाकिस्तान में जो कैदी थे, लाजपत जेल में जो इतने भी कैदी थे, तो इसकी हैवानियत को देखते हुए इसे मारा करते थे बहुत। तो इसीलिए इसे अलग एक सेल में रख दिया गया था। इसको एक इसके साथी दोस्त को अलग सेल में रख दिया गया था, क्योंकि ये 3 लोग थे। तो एक को तो जब पुलिस ने पकड़ा था, तो वो जैसे उसे पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस के हेड क्वार्टर में जैसे उसे अंदर ले जाया गया, तो वो वहाँ से विंडो से ही कूद कर उसने अपनी जान दे दी थी। और बच्चे इकबाल और इसका एक दोस्त, ये दोनों जेल में थे। तो वहाँ के कैदी इनके ऊपर जुर्म उठाते थे, मारते पीटते थे, बहुत मारते थे। तो इन्हें एक दोनों को अलग सेल में रखा गया, क्योंकि इनकी फांसी की सज़ा थी, तो इन्हें कानून के दायरे में रख के ही फांसी देनी चाहिए थी। तो 10 अक्टूबर को इन दोनों को फांसी देनी थी। तो 8 अक्टूबर की रात को ही ये एक संदिग्ध हालत में मृत्यु पाए जाते हैं, यानी ये मृत पाए जाते हैं वहाँ पे। अब ये आज तक रहस्य रहा है कि किसने मारा और ये कैसे मरे। तो ये थी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की, एक सनकी किलर की, जिसने एक माँ के आंसुओं के चक्कर में अपनी तो ज़िंदगी ख़राब की, बाकी 100 माँओं के घरों को उजाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान के इतिहास में ये एक पहला ऐसा केस रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और एक ऐसे जज का फैसला जो आज तक कभी सुनने को नहीं मिला। तो ये थी कहानी एक सन की किलर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करूँगा कि आपके सामने एक और अच्छी, इससे भी अच्छी कहानी आपके सामने पेश करूँ। अब मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।